Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. हाँ जी. Good morning, everyone. आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो आज हम यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो है उस पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 अप्लाई होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 अप्लाई होता है। तो इस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के चैप्टर में हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा कहां पे मेंशन है सर? वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में मेंशन। तो जब आप यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ लेंगे तो आप ये मान के चलो कि कहीं पे भी आगे अगर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 आता है तो यही वाला मैटर आपको दोबारा से वहां पे कॉपी पेस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। तो आगे कहीं पे भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कौन कौन से टॉपिक है जो कि हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में डिस्कस करने हैं? और यहां पे इस टॉपिक में हमें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में कौन कौन सा क्लासिफिकेशन डिस्कस करना है. तो सर सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ एक्सपेंसेस. खर्चे का नेचर क्या है उसके बेसिस पे हम कॉस्ट को क्लासिफाई करेंगे. सेकंड, क्लासिफिकेशन बाय रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट. कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा जब पार्ट 2 करवाया कि अब जब भी कॉस्ट सेंटर कॉस्ट यूनिट आएगा आपके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आएगी. सर कॉस्ट सेंटर का मतलब कोई ना कोई लोकेशन, कोई ना कोई इक्विपमेंट या कोई ना कोई डिपार्टमेंट की बात चल रही है. मेनली कॉस्ट सेंटर वर्ड यूज किया जाता है एक लोकेशन जो कि डिपार्टमेंट होता है. और कॉस्ट यूनिट जो है वो मेनली किसी प्रोडक्ट को मेजर करने का तरीका है, किसी सर्विस या किसी प्रोडक्ट को मेजर करने के तरीके से बताया जाता है. तो हम यहां पे किसी कॉस्ट का किसी डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट से क्या रिलेशन है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखेंगे. इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर उसको बेचने के लिए या जो भी एक्टिविटीज करती है, क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके बेसिस पे कॉस्ट का क्लासिफिकेशन देखेंगे. इसके बाद कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, वेरिएबल फिक्स्ड लाइक. तो कॉस्ट का बिहेवियर क्या है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट डिस्कस करना है हमें. इसके अलावा जब मैनेजमेंट को लेने होते हैं डिसीजंस, तो सर मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए कौन कौन सी कॉस्ट कंसीडर करनी पड़ती है और कौन सी कॉस्ट कंसीडर नहीं करनी होती, उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग देखेंगे. इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन होगा क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ प्रोडक्शन और प्रोसेस. कि जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हो, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो क्या प्रोसेस फॉलो करते हो, वो प्रोडक्ट बनता कैसे है, उसके बेसिस पे हम कॉस्ट का क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे. इसके बाद क्लासिफिकेशन बाय टाइम, टाइम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखेंगे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लाइक. और लास्ट में हम देखेंगे इस टॉपिक में टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग. टेक्निक्स का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, कॉस्ट को कंट्रोल करने से रिलेटेड कौन कौन सी कॉस्ट हम कंसीडर करते हैं वो हम टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में डिस्कस करेंगे. इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कि हमें यहां पे ये 8 पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करने, 8 टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो कि हमें डिस्कस करने हैं. और इस सीक्वेंस में सबसे पहले अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की बात करूं तो सर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो खर्चे होते हैं, कॉस्ट मतलब खर्चे, उनको इन बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है. ये क्लासिफिकेशन किसने बताया हमें? ये क्लासिफिकेशन बताया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, और उसमें हमें बताया गया कि कॉस्ट को इन 7 बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस. आपने कोई खर्चा किया, आपने मटेरियल का खर्चा किया, आपने लेबर का खर्चा किया, या आपने कोई भी और खर्चा किया, नेचर के बेसिस पे हम खर्चों को डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं.
ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब यू कैन से सर प्रोडक्ट या सर्विस। ऑब्जेक्ट का मतलब यू कैन से कोई प्रोडक्ट और सर्विस। हमने लास्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सर कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज नथिंग, किसी प्रोडक्ट, किसी सर्विस, किसी प्रोजेक्ट का टेक्निकल जो नाम है दैट इज नॉन एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से मतलब किसी भी प्रोडक्ट से, किसी भी सर्विस से कॉस्ट का रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, उसके बेसिस पे हम कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी क्यों बोला जाता है? अगर मैं कहता हूं कि ये जो खर्चा है मेरा, मैं इसको डायरेक्टली ट्रेस कर सकता हूं तो वो डायरेक्ट है, नहीं कर सकता डायरेक्टली तो सर वो इनडायरेक्ट कहलाएगा। अगर ट्रेस कर सकता हूं तो डायरेक्ट कहलाएगा, नहीं कर सकता तो इनडायरेक्ट कहलाएगा। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन भी करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस का काम भी देखती है, एडमिनिस्ट्रेशन के काम भी करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन का काम माल को बेचना भी है, टाइम टू टाइम प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करना भी है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे फंक्शंस होते हैं, काफी सारी एक्टिविटीज होती है। तो आप अपने खर्चों को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस और एक्टिविटीज क्लासिफाई कर सकते हो। सर ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ये सेलिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर मतलब कोई कॉस्ट जो है वो किस तरीके से बिहेव करती है। सर मैं 10 यूनिट बनाता हूं तो भी सेम रहती है या फिर चेंज हो जाती है। तो इसके बेसिस पे आप यहां पे 3 क्लासिफिकेशन देखोगे, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल एंड वेरिएबल। ये जस्ट केवल और केवल हेडिंग्स है, एक ही हेडिंग हमें डिस्कस करनी है आगे। ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। सर मैं एक टॉप मैनेजमेंट पे बैठा हूं और मुझे लेना है डिसीजन। मुझे डिसीजन ये लेना है कि मैं जो प्रोडक्ट सी बनाता हूं क्या वो कंटिन्यू करूं या डिसकंटिन्यू करूं। अब वो डिसीजन लेने के लिए मुझे कुछ तरीके की कॉस्ट की जरूरत होती है। तो सर कौन कौन सी कॉस्ट मुझे कंसीडर करनी चाहिए तो मेरे डिसीजन को इंपैक्ट करेगी, वो कॉस्ट मैं कंसीडर करूंगा। कौन कौन सी हो सकती है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और प्रोसेस। एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन के लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करती है। जैसे सिंपल सी बात है, एक पेन बनाने वाली कंपनी की प्रोडक्शन प्रोसेस अलग होगी, तो एक स्टील की बोतल बनाने वाली कंपनी की प्रोडक्शन प्रोसेस अलग होगी। तो सर उसके बेसिस पे हम यहां पे कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं। और फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इस बेसिस पे हम टाइम पीरियड के बेसिस पे भी कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं। तो सर 7 बेसिस है कॉस्ट को क्लासिफाई करने के। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस या ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। दीज आर द 7 क्लासिफिकेशन बेसिस। ये कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में आपसे। आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा? सर या तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा एमसीक्यू लाइक क्वेश्चन, डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, कौन से क्लासिफिकेशन में क्या क्या कवर्ड है, या सीधा सीधा शॉर्ट नोट पूछे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। कि सर खर्चा जो है उसका नेचर क्या है, खर्चा जो है उसका नेचर क्या है, उसके बेसिस पे हम कॉस्ट को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते। आप ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, आप इसको एलिमेंट के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन बोल सकते। ये जो नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, इसको आप ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट भी क्लासिफिकेशन बोल सकते हो। अगर आप में से किसी ने भी मेरी लास्ट क्लास अटेंड करी हुई है, दैट इज लास्ट टॉपिक की क्लास अटेंड करी हुई है, तो उसमें हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट देखा है। सर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 3 होते हैं, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। तो बस उसी को यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर बोल दिया। तो सर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कॉस्ट 3 तरीके की हो सकती है,
material cost, labor cost also known as employee cost, and other expense. On the basis of nature, कॉस्ट तीन तरीके की हो सकती है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट ऑल्सो नॉन एज एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर एक्सपेंस. सर मटेरियल, बिना मटेरियल के कोई प्रोडक्ट नहीं बनता. जब तक कोई वर्कर उस पर काम ना करे, लेबर के बिना कोई प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं होता फिनिश्ड गुड्स में, मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता. केवल और केवल मटेरियल और वर्कर बिठा दिया जाए तो भी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता. उसके अलावा भी काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन में खर्चे होते हैं जो करने जरूरी होते हैं ताकि मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सके. मैं हमेशा नॉर्मली एक ही एग्जांपल देता हूं इस बात पे कि अगर इस रूम में किसी तरीके का कोई वेंटिलेशन ना हो और मैं एक कारपेंटर को लेकर आया और उनको वुड दे दिया और मैं उनको कहूं कि इस वुड से टेबल बना दो, दरवाजा बंद करके चला गया, कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई लाइटिंग वगैरह कुछ उनको प्रोवाइड नहीं करवा रहा, तो क्या वो उस रॉ मटेरियल दैट इज वुड से टेबल बना देंगे? आंसर इज नो. तो केवल मटेरियल लेबर से बात बनती नहीं है, कुछ अदर एक्सपेंसेस भी एक ऑर्गेनाइजेशन को करने होते हैं मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए. सर मटेरियल, जो मटेरियल की कॉस्ट होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर मटेरियल की कॉस्ट मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, उसमें मटेरियल का खर्चा कितना लिखना है, तो उसके मटेरियल की कॉस्ट में क्या क्या कवर्ड होता है? तो सर इट इंक्लूड्स, मटेरियल की कॉस्ट में क्या क्या कवर होता है? मैं मटेरियल परचेज करके लाता हूं, उसके लिए से एग्जांपल कॉस्ट है मेरी 5,000 रुपए की, तो ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो है एक तरीके से मटेरियल को परचेज करने की कॉस्ट. ये है मटेरियल को परचेज करने की कॉस्ट. इसके बाद वो जो मटेरियल है उसको ट्रक में मैं अपने फैक्ट्री में लेकर आऊंगा, तो जब मैं मटेरियल को ट्रक में फैक्ट्री में लेकर आऊंगा, ट्रक वाला कोई मेरा रिश्तेदार तो है नहीं कि मुझसे चार्ज नहीं करेगा. ऑफ कोर्स मुझे उसको कुछ ना कुछ पेमेंट करने पड़ेंगे. तो जो भी मैं उसको कैरीज पे करता हूं, कैरीज मतलब भाड़ा पे करता हूं, दैट इज फ्रेट इनवर्ड जो होता है मटेरियल को लाने का, वो भी मटेरियल की कॉस्ट में ऐड हो जाता है. इसके अलावा जब मैं मटेरियल परचेज करता हूं, उस पर अगर किसी भी तरीके के कोई टैक्सेस, कोई ड्यूटीज, कोई एक्साइज ड्यूटी, कोई जीएसटी वगैरह पे करना है, वो भी मैं एक बार बिल में तो ऐड कर लेता हूं. हालांकि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर आपने मटेरियल को खरीदने से रिलेटेड कोई भी जीएसटी वगैरह पे किया है, टैक्सेस पे किए हैं, अगर आपको वो वापस रिफंड मिल जाता है तो आप उसको एज ए कॉस्ट कंसिडर मत करो. हालांकि ये हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, तो इन्होंने कहा है कि भाई मटेरियल की कॉस्ट में आप टैक्सेस एंड ड्यूटीज एक बार ले लेना. एक बार ले लो, क्या दिक्कत है, ले लिया चलो. सर मैं माल जो लेकर आ रहा हूं उसका मैंने इंश्योरेंस करवाया हुआ है कि बाई चांस अगर मटेरियल को ट्रांजिट में कोई नुकसान हो जाए तो मुझे अपना पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाए. तो उसके लिए जो भी आपने इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह पे किया है वो भी आप कंसिडर कर लो. और ये चीजें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन. डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन का मतलब ये है कि सर ठीक है, ये तो मटेरियल की कॉस्ट है, ये जो फ्रेट है ये मटेरियल को लाने का होना चाहिए, ये टैक्सेस और ड्यूटीज जो है ये भी मटेरियल से रिलेटेड होने चाहिए, ये जो इंश्योरेंस है ये भी आपने मटेरियल का ही करवाया हो, ट्रांजिट इंश्योरेंस करवाया हो मटेरियल का, कि जब रास्ते में अगर कोई नुकसान हो जाए तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मुझे मिल जाए, उसके लिए आपने इंश्योरेंस करवाया. बट एक्सक्लूडिंग, ये हटा देना. सर क्या, अगर आपको कोई भी ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आपको कोई भी ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो सर वो माइनस कर दो. जैसे मैं कहूं 1,000 रुपए का मटेरियल है, 100 रुपए का फ्रेट है, इसमें 50 रुपए टैक्सेस है, 20 रुपए मैंने इंश्योरेंस वाले को दिए. अब मैंने बार्गेनिंग कर ली उनसे और मुझे मिल गया 100 रुपए का डिस्काउंट. तो सर ठीक है, ये मटेरियल की कॉस्ट 100 रुपए लिखी हुई है, इसमें से 100 रुपए कम हो जाएंगे, आपके लिए ये 900 रुपए की ही कॉस्ट पड़ने वाली है, आपके लिए ये कॉस्ट 900 की ही रहने वाली है. इसके अलावा इस पॉइंट को समझो जरा, ड्यूटी ड्रॉबैक्स. ड्यूटी ड्रॉबैक
नाम से आप समझ सकते हो थोड़ा सा। सर मैंने कोई ड्यूटी पे करी है, वो मैं बैक मतलब वापस, ड्रॉ मतलब निकाल लेता हूं, ड्रॉ बैक मतलब वापस निकाल लेता हूं। एक्चुअल में कस्टम में ड्यूटी ड्रॉबैक के कॉन्सेप्ट है। कस्टम जो एक्ट है उसमें ड्यूटी ड्रॉबैक के कॉन्सेप्ट है। ड्यूटी ड्रॉबैक का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर मैं कोई मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करके लाता हूं, अगर मैं कोई मटेरियल इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करके लाता हूं और जब मैं इंपोर्ट करके लाता हूं उस पे मैंने कोई इंपोर्ट ड्यूटी पे करी, मैं मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करके लाया और इंपोर्ट ड्यूटी मैंने उस पे कर दी। अगर मैं उस मटेरियल से कोई फिनिश गुड्स बनाऊं, उस मटेरियल से मैं कोई फिनिश गुड्स बनाऊं और वो फिनिश गुड्स बना के वापस बाहर एक्सपोर्ट कर दूं, तो उस सिचुएशन में मैंने जो इंपोर्ट ड्यूटी पे करी थी वो मुझे वापस मिल जाती है। दोबारा सुनो ड्यूटी ड्रॉबैक का कॉन्सेप्ट क्या है। कस्टम एक्ट में ड्यूटी ड्रॉबैक का कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर मैं बाहर से कोई मटेरियल इंपोर्ट करके लाया और उस पे इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी, अब अगर मैंने इंडिया में उस मटेरियल से कोई फिनिश गुड्स बनाया और वो फिनिश गुड्स बाहर वापस एक्सपोर्ट कर देता हूं, तो इस सिचुएशन में जब मैं वापस एक्सपोर्ट करता हूं तो मैंने जो मटेरियल पे इंपोर्ट ड्यूटी पे करी थी वो मुझे वापस मिल जाती है। मतलब वो जो इंपोर्ट ड्यूटी मैंने पे करी वो यहां पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज में कवर्ड हो जाएंगे, लेकिन अब अगर मुझे वो वापस मिल जाएगी तो मैं यहां पे क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। मान लो मैं कहता हूं ये जो मटेरियल है मैं बाहर से इंपोर्ट करके लाया, सर मैंने इस पे 50 रुपए का इंपोर्ट ड्यूटी पे करी थी, अब उससे फिनिश गुड्स बना के बाहर वापस भेजूंगा, 50 रुपए मुझे ये वापस मिल जाएंगे, तो सर ये माइनस कर देना, ये क्या हो जाएगा, ये सेट ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने इंडिया में कोई जीएसटी पे की है, इंडिया में कोई जीएसटी पे किया है और उस जीएसटी का आपको जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो आप फॉलो करते हो और आपको मिल जाता है रिफंड, आपको मिल जाता है रिफंड, तो उस सिचुएशन में आप वो भी माइनस कर देना। तो यहां पे आप ऊपर टैक्सेस एंड ड्यूटीज रख रहे थे, अगर मैं कहूं ये बाहर से इंपोर्ट नहीं करा, इंडिया का था, अब जब मैं उससे माल बनाकर बेच रहा हूं तो मुझे उसका क्रेडिट मिल जाता है या फिर जो मैंने यहां पे टैक्स पे किया उसका मुझे रिफंड मिल जाता है, तो सर यहां पे माइनस कर दो, सिंपल सी यहां पे माइनस कर दो। तो मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या कवर्ड होता है और क्या क्या कवर्ड नहीं होता। सर मटेरियल कॉस्ट में एक तो मटेरियल की कॉस्ट कवर्ड होगी, दूसरा उसको लाने के लिए जो फ्रेट पे करूंगा, तीसरा आप ऐड कर लेना एक बार टैक्सेस एंड ड्यूटीज, और चौथा इंश्योरेंस। देन उसमें से लेस हो जाता है ट्रेड डिस्काउंट, लेस हो जाता है ड्यूटी ड्रॉबैक, और अगर हमें कोई रिफंड या क्रेडिट मिल जाता है जीएसटी का तो वो भी हम यहां पे माइनस कर लेते हैं। तो ये आपको एक तरीके से मटेरियल कॉस्ट की कैलकुलेशन बता दी गई है कि सर मटेरियल कॉस्ट क्या होती है। सिमिलरली दूसरा जो एक्सपेंस है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर वो है लेबर और इंप्लॉई कॉस्ट। सर किसी भी मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए एक एम्प्लॉई काम करता है, एक क्यों काफी सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, और एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को उसके काम के बदले में जो भी पेमेंट करता है, जो भी खर्चे करता है, वो सारे के सारे लेबर कॉस्ट एम्प्लॉई कॉस्ट में कवर्ड होते हैं। तो लेबर कॉस्ट मींस द पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉइज, कौन करेगा सर, एम्प्लॉयर करेगा। अब एम्प्लॉई का नेचर चाहे कुछ भी हो, वो एम्प्लॉई परमानेंट नेचर का हो सकता है सर, मंथली बेसिस पे परमानेंट, टेम्परेरी हो सकता है फॉर देयर सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो सकता है। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सैलरी के नाम से पे करे, वेजेस के नाम से पे करे, चाहे परमानेंट एम्प्लॉई को पे करे, चाहे टेम्परेरी एम्प्लॉई को पे करे, इवन कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा बंदा उसको पे करे। सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को जो भी पेमेंट कर रहा है वो सारे के सारे एम्प्लॉई कॉस्ट का पार्ट है, भले ही वो परमानेंट एम्प्लॉई को पे करे, भले ही वो कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे एम्प्लॉई हो, भले ही वो टेम्परेरी बेसिस पे एम्प्लॉई हो। हियर सैलरी एंड वेजेस, यहां पे सैलरी और वेजेस जो है वो काफी ब्रॉड है, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ भी पेमेंट करे अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को तो सर मेरे लिए तो कॉस्ट है ही ना। मैं भले ही एम्प्लॉई को
वेजेस के नाम से पे करूं, भले ही सैलरी के नाम से पे करूं, भले ही स्टाफ वेलफेयर के नाम से पे करूं, मेरे तो खर्चे हैं तो मैं तो अपने खर्चों में बुक करूंगा। इट इंक्लूड्स ऑल द बेनिफिट्स, लाइक मैं प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो पैसा जमा करा रहा हूं उसके लिए, वो भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है। अगर मैं कोई ग्रेच्युटी वगैरह पे करता हूं, वो भी मेरे लिए खर्चा है। मैं कोई उसका इंश्योरेंस करवा रहा हूं, ESI मतलब एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, तो सर मैं इंश्योरेंस कराता हूं अपने एम्प्लॉइज का, उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा हूं, वो भी मेरा खर्चा है। वर्कर ज्यादा काम करता है, ओवर टाइम करता है, ओवर टाइम का मतलब सर 10 से 6 की नॉर्मल वर्किंग है, बट वर्कर 6 बजे के बाद भी काम करता है, तो मैं उसके लिए एडिशनल पैसा उसको देता हूं, वो भी मेरा खर्चा है। कोई बोनस देता हूं, कोई इंसेंटिव देता हूं। सिंपली यू कैन से सर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई के लिए जो खर्चा करता है वो सारे के सारे एम्प्लॉई कॉस्ट का पार्ट होगा। इसके अलावा अदर एक्सपेंस की मैं बात करूं तो बड़ा सिंपल, सर मटेरियल और लेबर के अलावा कोई भी खर्चे मेरे होते हैं तो वो मैं अदर एक्सपेंसेस में लिख दूंगा। जैसे मैंने कहा ये लाइटिंग का खर्चा, मशीनरी यूज कर रहा हूं उसका डेप्रिशिएशन का खर्चा, सर वो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, तो कहां लिखूं? अदर एक्सपेंसेस में लिखूं। एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट विच आर इन्वॉल्व्ड इन एन एक्टिविटी, जो भी मैं काम कर रहा हूं उसमें मटेरियल और लेबर के अलावा कोई खर्चा है तो सर मैं उसको अदर एक्सपेंसेस बोल दूंगा। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, सर कॉस्ट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, अदर एक्सपेंस। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, अदर एक्सपेंस। डन है? दिस वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है सर क्लासिफिकेशन बाय रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट सेंटर आप समझो किसी डिपार्टमेंट को माइंड में लेते हुए, कॉस्ट यूनिट आप अपने माइंड में सेट कर लो सर किसी प्रोडक्ट के लिए बात कर रहा है, कोई खर्चा मैं कर रहा हूं, अब वो जो खर्चा है मैं किसी डिपार्टमेंट से डायरेक्टली रिलेट कर पाता हूं या नहीं। मैं कोई खर्चा कर रहा हूं, क्या मैं उसको किसी प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेट कर पाता हूं या नहीं? अगर डायरेक्टली रिलेट कर पाता हूं तो सर वो डायरेक्ट कॉस्ट है, अगर नहीं कर पाता हूं तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्टली रिलेट कर पाता हूं तो डायरेक्ट कॉस्ट है, नहीं कर पाता तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट को एग्जांपल कॉस्ट अकाउंटिंग की जो बुक्स प्रोवाइड करता हूं उसके लिए मेरी कॉस्ट आती है 500 रुपए। एक सेट जो है कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स का, उसके लिए मेरी कॉस्ट आती है से एग्जांपल 500 रुपीज की। मैं शाम को एक सेट देता हूं बुक का, मैं डायरेक्टली रिलेट कर सकता हूं सर शाम से रिलेटेड 500 रुपए लग गए मेरे। राम को देता हूं, मुझे पता लग गया सर राम से रिलेटेड 500 रुपए लग गए मेरे। सिमिलरली ABC जिसको भी देता हूं मुझे पता होगा सर इस स्टूडेंट से रिलेटेड 500 रुपए की मेरी कॉस्ट आ गई। लेकिन मैं आपको ये जो क्लासेस दे रहा हूं, इन क्लासेस को देने के लिए मैं वेबकैम यूज कर रहा हूं, लैपटॉप यूज कर रहा हूं, माइक्रोफोन यूज कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर्स यूज कर रहा हूं, लाइटिंग्स वगैरह यूज कर रहा हूं, बिल्डिंग का रेंट पे कर रहा हूं, खुद की बिल्डिंग है डेप्रिशिएशन पे कर रहा हूं, अदर भी काफी सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो सर ये जो मैंने खर्चे अभी गिनवाए, क्या आप उसको मिस्टर राम मिस्टर श्याम ABC से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो? आंसर इज नो। तो क्लासिफिकेशन बाय रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट के बेसिस पे कॉस्ट को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर ये जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है या ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है, अभी अभी हमने जैसे देखा था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो सर मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस जो थे ये डायरेक्ट नेचर भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट नेचर भी हो सकते हैं। मतलब खर्चे तो 2 ही तरीके के होते हैं एक हिसाब से, अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन देखूं तो सर या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अगर आप सारे के सारे डायरेक्ट खर्चों का एडिशन कर लो, सर सारे के सारे कौन से खर्चे? डायरेक्ट मटेरियल,
डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट अदर एक्सपेंस। अगर आप सारे के सारे डायरेक्ट खर्चों का एडिशन कर लो, दैट इज नॉन एज प्राइम कॉस्ट। और अगर आप सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चों का एडिशन कर लो, सर सारे के सारे इनडायरेक्ट कौन से? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, तो दैट इज नॉन एज ओवरहेड्स। तो सर प्राइम कॉस्ट क्या होता है? डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में, एमसीक्यू वगैरह में आती है, ओवरहेड की भी आती है। यू कैन से सर प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन होती है द एग्रीगेशन ऑफ, एग्रीगेशन का मतलब होता है एडिशन, एग्रीगेशन का मतलब होता है एडिशन, द एग्रीगेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस इज नॉन एज प्राइम कॉस्ट। सर सारे के सारे डायरेक्ट खर्चे ऐड कर लूं तो प्राइम कॉस्ट बनती है। सिमिलरली सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चों को ऐड कर लूं तो उनको ओवरहेड बोला जाता है। तो द एग्रीगेशन ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस इज नॉन एज ओवरहेड्स। तो सर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट दो तरीके की हो सकती है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। और इसी के बेसिस पे हम जब इसको मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस से भी रिलेट करते हैं तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सारे के सारे डायरेक्ट खर्चों को ऐड कर लिया जाए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सर प्राइम कॉस्ट बन जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर लें तो ये कहलाएंगे ओवरहेड्स, ये कहलाएंगे ओवरहेड्स। दो क्लासिफिकेशन कंप्लीट है हमारे, एक तो नेचर के बेसिस पे मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, दूसरा रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट के बेसिस पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सर तीसरा क्लासिफिकेशन आता है, थर्ड क्लासिफिकेशन आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। सर एक ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन परफॉर्म करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक्टिविटी परफॉर्म करती है। अब ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे मैं बात करूं, सर एक ऑर्गेनाइजेशन की फैक्ट्री होती है जहां पे वो प्रोडक्शन करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस होता है जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन नेचर का वर्क होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का सेल डिपार्टमेंट होता है जहां से वो सेल जनरेट करते हैं, माल को बेचते हैं, एक उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट भी होता है जहां से वो कस्टमर को डिलीवरी देते हैं, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी होता है जहां पे वो हमेशा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए एफर्ट्स करते रहते हैं। तो जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती है उसके बेसिस पे कॉस्ट को 5 टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है। सर पहला है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन आप करते हो उससे रिलेटेड जो भी आप खर्चे करते हो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो सारे के सारे प्रोडक्शन कॉस्ट में आ जाते हैं। देखेंगे अभी डिटेल में एक एक डिस्कस करना है। ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो कहलाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। हमेशा अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करने के लिए जो आप खर्चे करते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। माल को बेचने के लिए जो एफर्ट्स करते हो उस पे जो खर्चे होते हैं सेलिंग कॉस्ट। और माल को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो खर्चे करते हो दीज आर कवर्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो सर सबसे पहले तो याद अपने को ये करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कॉस्ट को 5 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। देन अब हम एक एक को डिस्कस कर लेते हैं, एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन कॉस्ट या मैं कहूं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नाम से ही क्लियर है, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की जो कॉस्ट है, दैट इज नॉन एज प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सिंपल, सर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट है दैट इज नॉन एज प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ all items involved in the production of a product or service। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो खर्चे होते हैं वो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। These refer to the cost of operating the manufacturing division
ऑफ एन अंडरटेकिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन की मैं बात करूं तो सर मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन होती है फैक्ट्री, तो सिंपली यू कैन से सर फैक्ट्री को ऑपरेट करने के जो खर्चे हैं वो ऑफ एन अंडरटेकिंग एंड इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट इनकर्ड बाय द फैक्ट्री, लिख दिया। कहां से कहां तक के खर्चे सर, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड सप्लाई ऑफ लेबर एंड सर्विसेज अंटिल प्रोडक्शन इज कंप्लीट। तो सर इसके अंदर कौन कौन से खर्चे कवर हैं सर, इसमें रॉ मटेरियल आ जाएगा, इसके अंदर रॉ मटेरियल आ जाएगा, इसमें सप्लाई ऑफ लेबर भी आ जाती है, तो इसमें डायरेक्ट वेजेस के खर्चे भी आ जाएंगे, आपके डायरेक्ट लेबर के खर्चे भी आ जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा है एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज पैक्ड विद प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग इज द पैकिंग विच इज मैंडेटरी फॉर प्रोडक्शन। लाइक जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है, बिना उसके क्या हम मार्केट में टूथपेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सोच के देखो जरा थोड़ा सा कि मैं मार्केट में जाता हूं और मैं कहता हूं भाई साहब 100 ग्राम टूथपेस्ट दे देना, और उन्होंने एक ड्रम रख रखा है, उसमें से वो 100 ग्राम टूथपेस्ट निकालते हैं, वेट करते हैं और एक पैकेट में डाल के मुझे पकड़ाते हो। क्या हम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। तो कहीं ना कहीं जिस ट्यूब में वो टूथपेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं मैंडेटरी है, प्राइमरी पैकिंग है सर, बिना उसके उसको मार्केट में हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो वो क्या है? प्राइमरी पैकिंग है। यू कैन कंसिडर इट एज ए डायरेक्ट एक्सपेंस, यू कैन कंसिडर इट एज ए डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अलावा फैक्ट्री को ऑपरेट करने के जो खर्चे होते हैं, इन्होंने कहा ऑपरेटिंग द फैक्ट्री डिवीजन। सर फैक्ट्री को ऑपरेट करेंगे तो फैक्ट्री का रेंट लगेगा, फैक्ट्री में जो स्टाफ वगैरह काम करता है उनका खर्चा होगा, फैक्ट्री में जो प्लांट एंड मशीनरी है उनसे रिलेटेड कुछ खर्चे होंगे। तो सर इसके अंदर हम कवर कर लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे जो कि फैक्ट्री में इनकर होते हैं। ऊपर ये जो है रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके अंदर सारे के सारे डायरेक्ट नेचर के खर्चे हो जाते हैं। रॉ मटेरियल जो है वो किसी प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट होता है, तो फैक्ट्री में इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं, वो भी अगर आप कवर कर लो तो सर वो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जो मैंने आपको बोला सर, इसमें डायरेक्ट मटेरियल कवर्ड हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर कवर्ड हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस कवर्ड हो जाएगा, और इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड कवर्ड हो जाएगा। और जैसे ही आपको कहीं भी ओवरहेड दिख जाए, जैसे ही कहीं पे भी आपको ओवरहेड दिख जाए, समझ जाना सर यहां पे इनडायरेक्ट खर्चों की बात चल रही है, क्योंकि ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है साफ साफ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है साफ साफ कि ओवरहेड इंक्लूड्स ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अपने को सही चूज करना है। सर ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं। दिस इज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्री से रिलेटेड इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज द एग्रीगेट ऑफ। आप ये भी कह सकते हो सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। बिल्कुल ठीक है सर। अभी अभी मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा अगर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर लोगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर लोगे तो प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है पार्ट प्राइम कॉस्ट, इसमें जैसे ही फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन जाएगी। इन चीजों की समझ होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है सर? आगे जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स आने वाले हैं, जब तक आपके ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे कि सर प्राइम कॉस्ट क्या है, ओवरहेड क्या है, तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। कई बार क्या होता है, हम सीधा सीधा प्रैक्टिकल करना शुरू कर देते हैं, सीधा सीधा प्रैक्टिकल करना शुरू कर देते हैं, फॉर्मेट के बेसिस पे उसको सॉल्व भी कर लेते हैं, बट हमें वहां पे क्वेश्चन को पढ़ने की समझ ही नहीं होती। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फिगर्स पे खुद ही लगाते हैं कि ये फिगर है, ये फिगर है, ये फिगर है, इनको ऐड कर लेंगे, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। कम से कम पता तो होना चाहिए ना कॉन्सेप्चुअली कि ये है क्या एक्चुअल में। अगर प्राइम कॉस्ट कहीं लिखा हुआ है तो इसमें क्या इंक्लूड है, अगर कहीं ओवरहेड लिखा हुआ है तो इसके अंदर क्या इंक्लूड है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी और तभी आपका बेस मजबूत हो पाएगा।
और मेरा जो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कारण क्या है सर? कारण ये है कि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नो डाउट आप थोड़ा बहुत फाउंडेशन में पढ़ लेते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वगैरह ये पढ़ के आए होंगे, बट इतने डिटेल में कोई नहीं करवाता वहां पे, डिटेल में कोई नहीं करवाता, क्योंकि सबको पता है कि फाउंडेशन लेवल पे 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं, 2-2 नंबर के, 20 नंबर की वेटेज है, तो वहां पे डिटेल में कोई डिस्कशन नहीं होता। बट अब आप इंटर में आ गए हो, इंटर के फर्स्ट ग्रुप में भी कॉस्टिंग पढ़ना है, सेकंड ग्रुप में भी कॉस्टिंग पढ़ना है, फाइनल में फिर जाओगे, फिर फाइनल में जो थर्ड ग्रुप है उसमें कॉस्टिंग है, फोर्थ ग्रुप में भी कॉस्टिंग है। तो बेस मजबूत होगा तो आगे की चीजों आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो पहली जो कॉस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, सर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यू कैन से डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, या यू कैन से सर प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट सेकंड जो आता है वो आता है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। सेकंड जो आता है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। सर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन को आप थोड़ा सा माइंड में सोच के देखो सर, एडमिन रिलेटेड काम, एडमिन रिलेटेड जो काम होते हैं वो होते हैं ऑफिस के अंदर, एडमिन रिलेटेड जो वर्क होते हैं वो होते हैं ऑफिस के अंदर। तो सर ऑफिस के अंदर जो खर्चे होते हैं, ऑफिस में जो बंदे काम करते हैं उनके जो खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में कवर कर सकते। तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर जनरल मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट करना, जनरल मैनेजमेंट करना, वो ऑफिस में बैठ के किया जाता है। दीज आर इन द नेचर ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट है ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, क्योंकि मैंने कहा भाई ऑफिस, अब देखो ऑफिस में जो खर्चे हो रहे हैं वो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर पाते, एंड ऑल्सो टर्म्ड एज, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी बोला जाता है। अब आपने अगर ये बोल दिया कि सर इनको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी बोला जाता है, तो माइंड में अपने आप ही क्लिक करेगा सर इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं। ओवरहेड बोल दिया मतलब इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। सर एडमिन कॉस्ट के एग्जांपल्स गिवन है ये कुछ, लाइक जैसा कि मैंने कहा ऑफिस में सारे खर्चे, सर ऑफिस का जो स्टाफ है, अकाउंटेंट्स जो है, डायरेक्टर्स जो हैं, उनको जो सैलरी मिलती है वो एडमिन कॉस्ट का पार्ट है। और सोचो ऑफिस के खर्चे, सर जो ऑफिस की बिल्डिंग है अगर हमारी खुद की नहीं, हमने रेंट पे ली हुई है तो रेंट पे करेंगे। रेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी टैक्सेस। सर ऑफिस जो है, जैसे हमारे घरों पे हाउस टैक्स जाता है, तो वैसे ऑफिसेज, फैक्ट्रीज वगैरह जो होती है उन पे प्रॉपर्टी टैक्स जाते हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह। अगर हमारी खुद की बिल्डिंग है सर डेप्रिशिएशन। ऑफिस में काम होता है, टेलीफोन के खर्चे होते हैं। सर ऑफिस में काम इस तरीके का होता है, पेन पेंसिल पेपर्स वगैरह की जरूरत पड़ती रहती है, तो स्टेशनरी और पोस्टेज, सर मेलिंग वगैरह, डाक वगैरह भेजनी पड़ती है, पोस्टेज से रिलेटेड खर्चे भी वहां पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। जनरल एडमिन का मतलब यू कैन से सर एडमिन को देखने के लिए कोई भी लीगल चार्जेस होते हैं, कोई भी कंसल्टेंसी वगैरह लेने की जरूरत पड़ रही है, कोई ऑडिट वगैरह के खर्चे हैं, तो वो सारे के सारे जनरल एडमिन में कवर हो जाते हैं। यू कैन से सर इसके अंदर कोई भी लीगल चार्जेस हो गए, कोई कंसल्टेंसी वगैरह से रिलेटेड खर्चे हो गए, कोई ऑडिट वगैरह से रिलेटेड खर्चे हो गए, वो आप यहां पे कवर कर सकते। जनरल एडमिन में आप ये जनरल जो प्रोसीजर होती है एडमिन की, लीगल, ऑडिटिंग, इन्वेस्टिगेशन, कंसल्टेंसी से रिलेटेड जो भी खर्चे कर रहे हो वो सारे आप कवर कर सकते। तो सिंपल यू कैन से सर एडमिन जो कॉस्ट होती है वो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं, तो हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी बोलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है, बट मैं कहूंगा इन एग्जांपल पे ज्यादा ध्यान ना देकर आप माइंड में एक जनरल स्टेटमेंट सेट करो कि सर एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है ऑफिस में, तो ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का पार्ट होता है। इंटरनेट चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बिल्कुल बेटा, मतलब मैं कह रहा हूं दीज आर ओनली द एग्जांपल्स
और अपने को ये एग्जांपल्स केवल पढ़ने हैं एक बार और माइंड में बिल्कुल इनको याद नहीं करना। मुझे बस इतना माइंड में रखना है सर, ऑफिस से रिलेटेड खर्चे तो भी हैं, आप कोई भी ऑफिस का खर्चा बोल दो वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का पार्ट होगा, भले ही वो इंटरनेट चार्जेस हो, भले ही वो लाइटिंग से रिलेटेड खर्चे हो, भले ही वो अदर एक्सपेंसेस फर्नीचर वगैरह का डेप्रिशिएशन हो जाए, कंप्यूटर वगैरह के डेप्रिशिएशन आप लगा लो, ऑल एक्सपेंसेस आर कवर्ड हियर। तो पहला हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, दूसरा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे अलग अलग गिवन था सेलिंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन, बट इंस्टीट्यूट ने आगे जाते जाते इनको एक साथ हमें दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अगर मैं बात करूं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हो वहां पे भी साथ के साथ चलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत कम देखने को मिलता है सेलिंग ओवरहेड अलग गिवन हो, डिस्ट्रीब्यूशन अलग गिवन हो। तो हमारे स्टडी मटेरियल में क्लासिफिकेशन करते वक्त तो अलग अलग बता दिया कि सर एक सेलिंग कॉस्ट हो सकती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन, बट एक्सप्लेनेशन देते वक्त इसको साथ में दिया गया। समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसको अलग अलग ही समझाता हूं। सर एक है सेलिंग और एक है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं वीडियोस बनाता रहूं और एक लैपटॉप में स्टोर करता रहूं, मैं वीडियोस बनाता रहूं और लैपटॉप में स्टोर करता रहूं, किसी को मैं बताऊं ही नहीं कि मैं वीडियो सेल भी करता हूं, क्या मेरा कोई कस्टमर बनेगा? सर आंसर इज नो। अगर मैं वीडियो बनाता रहूं, लैपटॉप में हार्ड डिस्क में स्टोर करता रहूं, क्या मेरा माल बिकेगा, क्या मेरी वीडियोस बिकेगी? आंसर इज नो। सिमिलरली अगर एक फैक्ट्री माल को बना ले, एक फैक्ट्री माल को बना के रखती रहे, तो क्या वो माल बिक जाएगा, अपने आप ही बिक जाएगा? सर आंसर इज नो। माल को बेचने के लिए भी तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे, माल को बेचने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट करने पड़ेंगे, माल को बेचने के लिए आपको सेल्समैन लगाने पड़ेंगे, माल को बेचने के लिए आपको शोरूम ओपन करने पड़ेंगे, माल को बेचने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। तो जब भी आप माल को बेचने से रिलेटेड कोई भी खर्चे करते हो, सर दीज आर नॉन एज सेलिंग एक्सपेंस, दीज आर नॉन एज सेलिंग एक्सपेंस। अगर मैं कहूं नेक्स्ट वन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, अमेजॉन है, अमेजॉन कहता है 499 से ऊपर का आपका ऑर्डर होगा तो हम आपको फ्री डिलीवरी देंगे। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री डिलीवरी दो हमें। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि एज ए कस्टमर तो मुझे फ्री डिलीवरी मिल गई, क्या अमेजॉन वाले का डिस्ट्रीब्यूशन का कोई खर्चा नहीं है? क्या अमेजॉन वाला जो बंदा मेरे पास यहां पे आके माल देके जा रहा है, क्या वो सैलरी चार्ज नहीं करता? क्या जिस ट्रांसपोर्ट से माल वो लेकर आ रहा है, क्या उसके ट्रांसपोर्ट के खर्चे नहीं होते? सर आंसर इज यस। तो किसी भी माल को कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए, पहुंचाने के लिए जो भी आप खर्चे करते हो, दीज आर कवर्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, दीज आर कवर्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो सर सेलिंग कॉस्ट क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो माइंड में ये सेट कर लो, सर सेलिंग कॉस्ट हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो, ये है इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे। तो सेलिंग कॉस्ट आर इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू सर सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जैसे हम क्या करते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं अपनी वीडियो क्लासेस को सेल करने के लिए, तो ये क्या है, इसमें जो भी हम खर्चे लगाते हैं वो सेलिंग कॉस्ट है। लाइक हमने वेबसाइट बनवा रखी है www.commercelectures.com, हमारी प्ले स्टोर पे ऐप भी है, ये क्यों है? सर माल को बेचने के लिए ही तो है। तो इन पे जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे के सारे खर्चे क्या हैं? सर सेलिंग कॉस्ट है। एंड इंक्लूड ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट इन द सेल्स मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स मैनेजमेंट में यू कैन से सर एक सेल्स मैनेजर है उसकी सैलरी है, सेल्समैन जो स्टाफ वगैरह उनकी सैलरी है। सेलिंग फंक्शन इंक्लूड्स activities directed to create and stimulate demand of company's product and secure order। सेलिंग एक्सपेंसेस एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों करती है? ताकि जो मैं बना रहा हूं प्रोडक्ट वो मार्केट में डिमांड बना सकूं उसकी, अगर डिमांड है तो और ज्यादा डिमांड बना सकूं।
तो सेलिंग एक्सपेंसेस सिंपल मैं कहूंगा माल को बेचने के लिए जो भी एफर्ट्स होते हैं, उन पे जो भी खर्चे लगते हैं, दीज आर कवर्ड इन सेलिंग कॉस्ट। सर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होती है? एग्जांपल तो मैंने अमेजोन का दे ही दिया आपको। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर द कॉस्ट इनकर्ड इन हैंडलिंग ए प्रोडक्ट फ्रॉम द टाइम इट इज कंप्लीटेड इन द वर्क्स। ध्यान देना थोड़ा सा, वर्क्स जहां पे भी वर्ड यूज होता है, वर्क्स इज नथिंग, इट इज द सिनोनिमस ऑफ फैक्ट्री। वर्क्स इज इक्वल टू फैक्ट्री। फैक्ट्री कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं उसको हम वर्क्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो फैक्ट्री इज इक्वल टू वर्क्स, बोथ आर इंटरचेंजेबल वर्ड, सिनोनिमस है एक दूसरे के। तो सर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में क्या खर्चे कवर होते हैं? कहते हैं जब आप फैक्ट्री में अपना माल कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद माल को हैंडल करने से लेकर अंटिल इट रीचेज द अल्टीमेट कस्टमर, और जब तक वो कस्टमर के पास पहुंच नहीं जाता तब तक के खर्चे सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में कवर होते हैं। सिंपल कहूं सर, माल जब बन जाता है, फैक्ट्री में जब माल बन जाता है तो वो माल चला जाता है फैक्ट्री से वेयर हाउसेज में। जब माल बन जाता है तो वो फैक्ट्री से चला जाता है वेयर हाउसेज में। तो सर वेयर हाउस के जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट है। इसके बाद जब कस्टमर को वेयर हाउस से घर पे पहुंचाया जाता है, डिलीवरी दी जाती है, उससे रिलेटेड सारे के सारे खर्चे डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर इनकर्ड टू मेक द सेलिएबल गुड्स अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ कस्टमर। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्यों लगाई जाती है, खर्चे क्यों लगाए जाते हैं? सर कस्टमर के हैंड में माल पहुंचाने के लिए। क्या एग्जांपल्स हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के एक साथ एग्जांपल्स हमें बताए गए हैं। सबसे पहले सर सैलरीज एंड कमीशन ऑफ सेल्समैन एंड सेल्स मैनेजर। एक ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स मैनेजर है, उनकी सैलरी, जो सेल्समैन है उनको सैलरी कमीशन जो भी मिलते हैं वो। अगर आप मुझसे पूछोगे सर सेलिंग में कवर होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन में, तो माय आंसर इज सर ये सेलिंग कॉस्ट का पार्ट है। सेकंड, एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट। आप एडवर्टीजमेंट करवाते हो, इंश्योरेंस का खर्चा लिखा हुआ है, समझ लो ये कौन सा इंश्योरेंस है? ये इंश्योरेंस है कि सर मेरा जो माल वेयर हाउस में रखा हुआ है, मेरा जो माल वेयर हाउस में रखा हुआ है उसका मैंने इंश्योरेंस करवा दिया है। मेरा जो माल वेयर हाउस में रखा हुआ है मैंने उसका इंश्योरेंस करवा दिया है। एक तो इंश्योरेंस ये हो सकता है। दूसरा जो इंश्योरेंस है वो हो सकता है कि जब मैं कस्टमर के घर पे माल डिलीवर कर रहा हूं तो बीच में जो ट्रांसपोर्ट है उसमें माल खराब हो जाए, बाई चांस आग लग जाए, चोरी हो जाए, तो उसके लिए जो आप इंश्योरेंस करवा रहे हो। अब ये जो एडवर्टीजमेंट और इंश्योरेंस है, सर एडवर्टीजमेंट तो है सेलिंग कॉस्ट का पार्ट, बट इंश्योरेंस जो है वो है एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। तो इन्होंने एक साथ दिया है तो हम अलग अलग मैं बता रहा हूं आपको, बाकी आपको अलग अलग करने की जरूरत है नहीं। इसके अलावा आपने सेल्स ऑफिस खोल रखा है जहां से आप माल बेचते हो, दुकान कहूं सिंपल सी बात है, शोरूम कह सकते हो, वेयर हाउस है जहां पे आप माल रखते हो। तो सर ये या तो हमारे खुद के होंगे, खुद के हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो। इंश्योरेंस करवाया हुआ हो सकता है आपने कि बिल्डिंग जल जला के राख ना हो जाए, उसका इंश्योरेंस करवा लो। अगर बाई चांस कल को आग वाग लग गई, नुकसान हो गया बिल्डिंग को, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाए। रेंट, सर बिल्डिंग मेरी खुद की नहीं है तो रेंट पे करना पड़ेगा। रेट्स जैसा कि मैंने ऊपर कहा, प्रॉपर्टी टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, कन्वर्जन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो उस सिचुएशन में रेंट, रेट्स, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस ऑफ सेल ऑफिस एंड वेयर हाउसेज विल बी द पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसके अलावा फिर से इंश्योरेंस लिखा हुआ है, फ्रेट लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, ड्यूटी लिखी हुई है, एक्चुअल में ये एक्सपोर्ट ड्यूटी है, पैकिंग लिखा हुआ है, शिपिंग लिखा हुआ है, एटसेट्रा, ऑल आर डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे। सर जब मैं माल को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो उसका इंश्योरेंस करवा लेता हूं, उसका इंश्योरेंस करवा लेता हूं। इस ऊपर वाले को आप वेयर हाउस का इंश्योरेंस मान लो, तो सर ये इंश्योरेंस हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। जब माल मेरे वेयर हाउस से निकल के कस्टमर के घर पे जाता है तो बीच का ये जो ट्रांसपोर्ट है इसके लिए इंश्योरेंस करवा लिया जाता है। इसका जो फ्रेट है जिसको आप कैरीज आउटवर्ड बोल सकते हो, वो खर्चा हम यहां पे कवर कर लेते हैं। अगर सर माल बाहर भेज रहा हूं, इंडिया से बाहर, एक्सपोर्ट ड्यूटीज वगैरह पे करनी पड़ सकती है। पैकिंग की मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन को बेटर बनाने के लिए
थर्ड पैकिंग भी होती है। एक तो होती है प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग तो मैंडेटरी है, जैसे मैं कहता हूं टूथपेस्ट की ट्यूब है, टूथपेस्ट उस ट्यूब में डालना जरूरी है, मैंडेटरी है सर, ये है प्राइमरी पैकिंग। उसके ऊपर जो बॉक्स लगाते हो आप सर, वो बॉक्स जो है वो प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए होता है। दांत, जब व्हाइट व्हाइट दांत दिखाओगे तभी तो कस्टमर माल खरीदेगा, आपका टूथपेस्ट खरीदेगा। उसमें किसी एक्टर एक्ट्रेस की फोटो लगा दी जाए तो माल और ज्यादा थोड़ा सा जल्दी बिक सकता है। तो वो क्या है, बेटर प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। अब अगर दिल्ली से मुझे गुजरात माल भिजवाना है काफी सारा, तो मैं ऐसा तो नहीं वो बॉक्सेस के बॉक्सेस ऐसे ही डाल दूंगा एक ट्रक के अंदर सर, नहीं। मैं क्या करूंगा, उसको बड़े बॉक्सेस में पैक करके भेजूंगा ताकि माल बीच में किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। वो क्या है सर, तीसरी पैकिंग कर रहा हूं एक तरीके से। हालांकि तीसरी पैकिंग बोला नहीं जाता, वो भी सेकेंडरी पैकिंग ही बोला जाता है, बट मैंने आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंगली बताया कि भाई जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए पैकिंग की बात चल रही है। शिपिंग चार्जेस सब जानते हो कि भाई अगर फ्री डिलीवरी नहीं है तो मैं जो शिपिंग चार्जेस पे करता हूं उसके लिए कंपनी भी तो खर्चे लगा रही है शिपिंग के लिए, वो खर्चे कंपनी अपने शिपिंग कॉस्ट के अंदर लिखेगी। इसके अलावा अमेजोन वाला माल लेकर आता है घर पे सर, एक डिलीवरी वैन लेके आता है, वैन में बहुत सारा माल भर के लाता है क्योंकि उसको जगह 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 डिलीवरी देनी है। तो वो डिलीवरी वैन अगर कंपनी की खुद की हो तो उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो भी यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट होगा। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ओनली। इसके अलावा भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड और खर्चे हो सकते हैं। तो सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको अपने माइंड में क्या सेट करना है, सबसे पहली बात सर इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं। तो सेलिंग ओवरहेड जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं। माल को बेचने के लिए जो खर्चा करता हूं सेलिंग है, और माल को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो खर्चा करता हूं वो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। एंड दीज आर सम एग्जांपल्स जो अपने को पता होने चाहिए। बाई चांस एग्जामिनर कोई एग्जांपल देकर पूछ ले कि ये सेलिंग का पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, किसका पार्ट है, अपने को पता होना चाहिए। अपने को पता होनी चाहिए। तो ये हो गया थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पहला हो गया प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सर दूसरा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, तीसरा हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन जो है फंक्शन के बेसिस पे, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, भले ही उसकी माल कितनी भी अच्छा क्यों ना बिक रहा हो, भले ही उस कंपनी के माल की सेल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो मार्केट में, वो हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एंगेज्ड होती है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट को किस तरीके से ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे सके। टेस्ट कंडक्ट करवा के, रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड करवा के, जो बच्चे पूरी क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कुछ क्लासेस फ्री में करवा के, पूरे कोर्स का रिवीजन करवा के। तो सर कोई ना कोई रिसर्च, कोई ना कोई डेवलपमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन करती रहती है, भले वो मार्केट में कितनी भी फेमस, कितनी भी अच्छी सेल क्यों ना कर रही हो। क्यों सर, प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए, और जो चेंजिंग टाइम्स है, जो टाइम में चेंज होता है उसके अकॉर्डिंगली हर एक कस्टमर की मेंटेलिटी भी चेंज होती है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आर द कॉस्ट फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च, इसलिए टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ ए प्रेजेंट प्रोडक्ट और इंप्रूव प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, या फिर कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हो। मार्केट रिसर्च की जरूरत होती है जब हम कोई नया प्रोडक्ट किसी नए मार्केट में लॉन्च करते हैं कि सर यहां पे कस्टमर की क्या सोच है, कस्टमर सस्ता माल परचेज करता है या फिर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट परचेज करता है, या फिर क्वालिटी चाहिए, सस्ता महंगा वो नहीं देखता, या फिर मिडिल क्लास पर्सन है जिसको क्वालिटी भी चाहिए और पैसा भी कम देना पड़े। तो कहीं ना कहीं हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ रिसर्च और डेवलपमेंट में एंगेज्ड होती है, या तो कोई नए प्रोडक्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रही होती है, या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी में इंप्रूवमेंट की हमेशा कोशिश करती है। और इसके लिए नॉर्मली वो क्या खर्चे करती है, तो ये हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के कुछ एग्जांपल्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। सर सबसे पहले कोई भी नया प्रोडक्ट अगर कंपनी डेवलप कर रही है, डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट की अगर मैं खर्चों की बात करूं तो सर
जब कंपनी कोई नया प्रोडक्ट वगैरह डेवलप करती है तो अगर उसके लिए कोई लाइसेंसिंग की जरूरत है, कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत है, तो वो जो खर्चे करती है वो सारे के सारे खर्चे यू कैन से सर डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट में आ जाते हैं। कंपनी ब्रांडिंग कर रही है अपने प्रोडक्ट का नाम की, कोई पेटेंट वगैरह ले रही है, कोई भी इससे रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे के सारे डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट में कवर हो जाते हैं। इसके अलावा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई भी इंप्रूवमेंट लाने के लिए कंपनी कोई भी खर्चा करती है सर वो R&D में कवर होता है। इसके अलावा फाइंडिंग न्यू यूजेज फॉर नॉन प्रोडक्ट, कंपनी कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेच तो रही है लेकिन उस प्रोडक्ट के और क्या क्या यूज हो सकते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए कंपनी जो रिसर्च करती है उसमें जो भी खर्चे लगते हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कवर हो जाएंगे। जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो ये चीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज करती है कि उनकी जो मेडिसिन है, दवाई है, वो सर दर्द के लिए तो यूज हो ही रही है लेकिन वो बुखार में भी यूज हो जाती है, बदन दर्द में भी यूज हो जाती है, कफ वगैरह होता है, जुकाम वगैरह होता है, उसमें भी यूज हो जाती है। तो एक्चुअल में कंपनी ऐसा थोड़ी ना कि जब सबसे पहली बार वो लॉन्च करती है तभी सारे के सारे उन्होंने यूज फाइंड आउट कर लिए होंगे, नहीं, धीरे 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 सर्वे करके, मार्केट रिसर्च करके प्रोडक्ट के नए नए यूज फाइंड आउट किए जा सकते। इसके अलावा सॉल्विंग टेक्निकल प्रॉब्लम अराइजिंग इन द मैन्युफैक्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है उसमें किसी भी तरीके की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए कंपनी रिसर्च करती है, उसमें जो भी खर्चे लगते हैं वो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कवर कर सकते हो। इसके अलावा डेवलपमेंट कॉस्ट इंक्लूड्स द कॉस्ट इनकर्ड फॉर कॉमर्शियलाइजेशन या इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, किसी भी प्रोडक्ट को कॉमर्शियलाइज करना। एक तो देखो सबसे पहले नॉर्मली कंपनी क्या करती है, प्रोटोटाइप बनाती है। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, एक सिंगल यूनिट बनाती है और उसका यूज करके देखती है या करवा के देखती है। जैसे सबने सुना होगा कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है पहले उसका एक तरीके से प्रोटोटाइप बनाया गया, मतलब बनाई गई मेडिसिन और उसको पहले कुछ ह्यूमंस पे, कुछ लोगों पे अप्लाई करके देखा गया और उसके क्या रिजल्ट है उसके बेसिस पे डिसाइड किया गया कि भाई ये मेडिसिन मार्केट में वैक्सीन आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो वो क्या है, वो उसको एक कॉमर्शियलाइज करने की प्रोसेस है कि सर इस चीज को मार्केट में लाने से पहले ये चीजें आपको पूरी करनी पड़ेगी। वो क्या है, कॉमर्शियलाइजेशन प्रोसेस होती है। उसमें भी जो खर्चे लगते हैं वो सारे के सारे खर्चे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कवर कर सकते। तो सर इस तरीके से ये 4 क्लासिफिकेशन की हमें एक्सप्लेनेशन दी गई है। हालांकि वैसे मैं बात करूं तो यू कैन से सर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कॉस्ट को 5 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेकेंड वन इज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, थर्ड और फोर्थ यू कैन से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और फिफ्थ यू कैन से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। हर एक का अपने को पता होना चाहिए। एग्जामिनर आपको सीधा सीधा बोल देगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो सर अपने को ये चीजें पता होनी चाहिए। 5 नंबर की वेटेज में अगर कुछ लिखना है इतना मैटर तो चाहिए, आपको पता होना चाहिए सेलिंग कॉस्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है और दोनों के कुछ कुछ एग्जांपल। अभी तो यहां पे केवल आपके सामने कुछ ही एग्जांपल्स हैं, बट जैसे जैसे आप आगे जाओगे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे आपके पास एग्जांपल्स अपने आप और इकट्ठे होते जाएंगे। सिंपल कहूं, कॉस्ट शीट का एक टॉपिक आएगा, उस कॉस्ट शीट के टॉपिक के अंदर आपको बहुत सारे और एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड के, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के, सेलिंग कॉस्ट के, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के, बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास आने वाले हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद कितने क्लासिफिकेशन देख लिया आपने, सर हमने देख लिए 3 क्लासिफिकेशन। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस। सेकेंड हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और तीसरा हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट,
डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। इसके बाद फोर्थ क्लासिफिकेशन आता है सर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। कि कोई खर्चा होता है, कोई कॉस्ट होती है, उसका बिहेवियर क्या है। सर बिहेवियर का क्या मतलब है? कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो मैं कितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स बनाऊं सेम रहती है। जैसे ये बिल्डिंग मान लो मैंने रेंट पे ली हुई है और मैं इसका 50,000 पर मंथ रेंट पे करता हूं। अब मैं यहां से वीडियो क्लासेस रिकॉर्ड करता हूं और सेल करता हूं। मेरे पास अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 होंगे तो भी खर्चा सर उतना ही है, 50,000 रुपए पर मंथ। अगर 1000 स्टूडेंट को मैं वीडियो बेचता हूं तब भी सर मेरे जो खर्चे हैं वो रेंट के 50,000 रुपए पर मंथ थी। मतलब वो नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड नहीं करते सर। इसका मतलब वो फिक्स्ड नेचर के हैं, इसका मतलब वो फिक्स्ड नेचर के हैं और वो पीरियड बेसिस पे जा रहे हैं। 50,000 रुपए पर मंथ जा रहे हैं। एक महीने का 50,000 है, 2 महीने का मतलब 1 लाख हो जाएगा, 3 महीने का मतलब 1.5 लाख हो जाएगा। बट वो नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको कहूं कि सर अगर मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसको मैं 500 रुपए के नोट्स प्रोवाइड करता हूं तो सर 2 होंगे तो 500 इंटू 2 1000 रुपए का खर्चा मुझे नोट्स पे करना पड़ेगा। सर 10 होंगे तो 500 इंटू 10 5000, और अगर 1000 होंगे तो 500 इंटू 1000 5 लाख रुपए का मुझे अपने नोट्स पे एक्सपेंस करना पड़ेगा। ये जो खर्चा है मेरे नोट्स का ये नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहा है। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होंगे कम खर्चा, ज्यादा होंगे ज्यादा खर्चा। सर ये होता है वेरिएबल कॉस्ट, ये होता है वेरिएबल कॉस्ट, ये होता है वेरिएबल कॉस्ट। और तीसरा जो खर्चा होता है वो होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट सर जो ये जो सेमी वेरिएबल होता है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इसका बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। सर मैं कहता हूं एक महीने के लिए मैं कहीं बाहर चला गया, ताला लगा के चला गया यहां पे एक महीने के लिए, और मिनिमम जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है वो मैं कहता हूं से एग्जांपल 200 रुपए है। मिनिमम जो चार्जेस है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से एग्जांपल 200 रुपए है। मैं एक महीने के लिए अपना ऑफिस बंद करके कहीं बाहर चला गया, मेरा बिजली का बिल कितना आएगा सर 200 रुपए। सर 200 रुपए। लेकिन जब मैं यहां पे वर्किंग करता हूं तो मैं कहता हूं एक महीने में मेरी से एग्जांपल 500 यूनिट आती है बिजली की, और एक यूनिट का रेट है से एग्जांपल 4 रुपए का। तो सर जो 500 यूनिट मैंने यूज करी है उसके हिसाब से 2000 का खर्चा है, लेकिन क्या मेरा बिल 2000 आएगा? सर आंसर इज नो। आपका जो बिल आएगा टोटलिटी में वो 2200 रुपए का आएगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा 200 रुपए तो मिनिमम चार्ज है, यूज करूं ना करूं 200 रुपए तो आना ही आना है। यूज करता हूं तो 4 रुपए पर यूनिट है, 500 बिजली की यूनिट आ गई 2000 रुपए। तो मेरा ये जो बिल आया ना 2200 रुपए, ये 2200 रुपए सारा का सारा वेरिएबल भी नहीं है, सारा का सारा फिक्स भी नहीं है। तो सर ये 2200 की जो अमाउंट है दिस इंडिकेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज इसमें कुछ पार्ट वेरिएबल है और कुछ पार्ट फिक्स है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कॉस्ट हो सकती है 3 तरीके की, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एक एक करके देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो सीधा सीधा आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ चलती है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ चलती है। सर अगर आप 1 यूनिट बनाते हो 10 रुपए का खर्चा है, तो 2 यूनिट बनाओगे तो 20 हो जाएगा। मतलब जब यूनिट डबल हुई तो सर खर्चा भी डबल हो गया। 3 बनाऊंगा तो 30 रुपए हो जाएगा, और 4 बनाऊंगा तो 40 रुपए, और 10 बनाऊंगा तो 100 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब ये सीधा सीधा नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है। सर जिस प्रोपोर्शन में आपकी नंबर ऑफ यूनिट चेंज हो रही है उसी प्रोपोर्शन में आपकी कॉस्ट भी चेंज हो रही है।
तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, चेंज होती है, वेरी करती है। कैसे, इन प्रोपोर्शन टू आउटपुट। जैसे जैसे आपका आउटपुट चेंज होता है वैसे वैसे आपकी ये कॉस्ट चेंज होती है। यू कैन से सर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ मेरी ये कॉस्ट चलती है। प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन जितना कम होगा उसके अकॉर्डिंगली मेरी कॉस्ट कम होती जाएगी। क्लियर। लेकिन अगर आप स्पेशलिटी देखोगे इसकी तो सर वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट होती है वो कांस्टेंट रहती है। जैसे मैंने कहा 1 यूनिट को बनाने में 10 रुपए का खर्चा है, तो सर पर यूनिट ये 10 रुपए है। मैं कहता हूं 3 यूनिट बनाने पे ये 30 रुपए का खर्चा है, अगर पर यूनिट निकालोगे तो सर पर यूनिट तो ये अभी भी 10 रुपए ही आएगा। पर यूनिट तो ये अभी भी 10 रुपए आएगा। 30 रुपए का खर्चा है 3 यूनिट के लिए, तो पर यूनिट तो अभी भी 10 रुपए। तो वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट है वो कांस्टेंट रहती है। हाँ, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये जो डेफिनेशंस है वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल की, ये शॉर्ट रन में होता है, शॉर्ट रन में होता है। अगर मैं कहूं सर 10 रुपए पर यूनिट है, तो क्या ये सालों साल 50 साल तक 10 रुपए पर यूनिट ही रहेगी? सर कभी तो इन्फ्लेशन होगा, 1 साल 2 साल कभी तो इन्फ्लेशन होगा, और ये 10 रुपए पर यूनिट 11 रुपए पर यूनिट 12 रुपए पर यूनिट हो सकती है। तो ये जो पर यूनिट कांस्टेंट रहती है शॉर्ट रन में रहती है, और शॉर्ट रन का मतलब है 1 साल। शॉर्ट रन का मतलब हम यहां पे अज्यूम करते चलते हैं सर नॉर्मली 1 साल। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल कुछ इसी तरीके से चलता है। अगर आप लेबर को पर पीस बेसिस पे करते हो, अगर आप लेबर को ये बोल दो कि भाई 1 पीस बना के देगा 10 रुपए दूंगा, तो सर वो 10 पीस बना के देगा तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। 5 पीस बना के देगा तो 50 रुपए देने पड़ेंगे। पर पीस 10 रुपए दे रहा हूं तो सर 2 पीस के लिए 20 रुपए, 3 के लिए 30। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो भी वेरिएबल होते हैं। सिंपल कहूं तो सर प्राइम कॉस्ट जो है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, या माइंड में सेट कर लो सर जितने भी डायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं सारे वेरिएबल, जितने भी डायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। हाँ, जो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं। इनडायरेक्ट नेचर के जो खर्चे होते हैं वो वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स भी हो सकते हैं। और इनडायरेक्ट खर्चों को हम बोलते हैं ओवरहेड्स। तो सर यहां पे ओवरहेड का केवल और केवल वेरिएबल पार्ट कवर्ड होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि इन प्रोपोर्शन टू आउटपुट, प्रोपोर्शन के साथ साथ बढ़ेगी। अगर आउटपुट बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिस प्रोपोर्शन में आउटपुट कम होगा उसी प्रोपोर्शन में कॉस्ट कम हो जाएगी। पर यूनिट ये सेम रहती है। सारे के सारे डायरेक्ट खर्चे वेरिएबल होते हैं, ओवरहेड में कुछ वेरिएबल कुछ फिक्स। वेरिएबल वाला पार्ट यहां पे कवर हो जाएगा तो सर फिक्स्ड वाला पार्ट फिक्स में चला जाएगा। सेकंड जो होती है वो होती है सर फिक्स्ड कॉस्ट। बेस्ट एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है बिल्डिंग के रेंट का। बिल्डिंग का रेंट 50,000 रुपए पर मंथ जाएगा, भले ही स्टूडेंट 10 हो, 5 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, डजंट मैटर। मैं अपने वीडियो क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, ये भी शॉर्ट रन में। क्योंकि सिंपल सी बात यह है, कल को मैं भी चाहूंगा मेरा बड़ा ऑफिस हो और मैं बड़ा ऑफिस लूंगा तो सर रेंट भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट को आप पीरियड कॉस्ट भी बोल सकते हो। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि सर फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन की वजह से चेंज नहीं होती। अगर मैं 1 यूनिट बना रहा हूं तो भी वही कॉस्ट है, 10 यूनिट बना रहा हूं तो भी वही कॉस्ट है। तो ये कांस्टेंट रहती है फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इररेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। सर 50,000 रुपए मंथली रेंट पे कर रहा हूं, वो 50,000 ही रहेगा, भले ही 1 यूनिट बनाऊं भले ही 2 बना लूं। पर यूनिट की अगर मैं बात करूं तो सर पर यूनिट ये क्या कर जाती है, ये फ्लक्चुएट कर जाती है विद चेंज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कैसे? मैंने कहा मैं पे करता हूं 50,000 रुपए पर मंथ का रेंट। अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट है तो सर इसका मतलब 5,000 रुपए पर स्टूडेंट खर्चा आ रहा है, काफी ज्यादा हो गया। अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट है तो 500 रुपए पर स्टूडेंट का खर्चा आ रहा है। अगर 1000 स्टूडेंट है तो सर 50 रुपए पर स्टूडेंट का खर्चा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे आपका ये आउटपुट चेंज हो रहा है
वैसे वैसे आपकी ये जो कॉस्ट पर यूनिट है ये चेंज हो जाती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आउटपुट में अगर चेंज होगा, प्रोडक्शन लेवल में अगर चेंज होगा तो ये फ्लक्चुएट कर जाएगी। फॉर एग्जांपल रेंट, डेप्रीशिएशन, स्टाफ की सैलरी जो फिक्स्ड बेसिस पे होते हैं। मैनेजर की सैलरी की बात करूं, अब मैनेजर को पर यूनिट तो सैलरी मिलने वाली है नहीं सर, 2 लाख रुपए पर मंथ, ये क्या है सर? सैलरी है, फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है सर? फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो शॉर्ट रन में टोटेलिटी में फिक्स रहेगी, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की वजह से उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा टोटेलिटी में, पर यूनिट वॉल्यूम की वजह से वो आपको अलग अलग दिखाई देने वाली है। फॉर एग्जाम्पल रेंट, डेप्रीशिएशन, सैलरीज एटसेट्रा। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है सर? वेरिएबल और फिक्स्ड का कॉम्बिनेशन। बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट का, ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज भी होगा लेकिन नॉट इन प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट। जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको दिया, जब 500 यूनिट है मेरी बिजली की आई, 4 रुपए पर यूनिट पे करता हूं, मतलब खर्चा है 2200 रुपए मेरा मिनिमम चार्ज है। अब अगर मैं कहूं 500 की बजाय मैंने आ गई 600 यूनिट, 4 रुपए के हिसाब से सर 2400 बनेगा और 200 रुपए फिक्स है तो 2600 बनेगा। 500 यूनिट पे मेरा खर्च है 2200 और 600 यूनिट पे ये है मेरा 2600 का खर्चा। आप देख सकते हो प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं है। कैसे सर? 500 पे जब 100 यूनिट मैं बढ़ा रहा हूं, 500 यूनिट पे 100 यूनिट बढ़ाने का मतलब है 20% का यूनिट में इंक्रीज होना। 100 यूनिट 500 की कितनी होती है? 20%। लेकिन आप देखो क्या खर्चा आपका 20% बढ़ा सर? 2200 का 20% होता है 440 रुपए, 440। तो उसके अकॉर्डिंगली तो ये 2640 होना चाहिए थे, लेकिन ये तो 2600 ही है। खर्चा बढ़ा तो है लेकिन उस प्रपोर्शन में नहीं जिस प्रपोर्शन में आउटपुट बढ़ा है। अगर उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ा जिस प्रपोर्शन में आउटपुट बढ़ा तो मैं उसको वेरिएबल नहीं बोल सकता। अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट होती तो सर भले ही 500 यूनिट हो भले ही 600 यूनिट हो, खर्चा सेम होना चाहिए था। सर सेम भी नहीं है तो मैं इसको फिक्स भी नहीं बोल सकता। तो सर ये कॉम्बिनेशन है, इसमें कुछ पार्ट वेरिएबल है कुछ पार्ट फिक्स है, जिसकी वजह से ये इंक्रीज और डिक्रीज तो होता है लेकिन उस प्रपोर्शन में नहीं जिस प्रपोर्शन में आउटपुट इंक्रीज या डिक्रीज होता है। एग्जांपल, 2 बेस्ट एग्जांपल है, एक इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने दिया, एक टेलीफोन एक्सपेंस का एग्जांपल। मैं कहता हूं मान लो एग्जांपल मेरा पोस्टपेड बिल है और मेरा मिनिमम चार्ज आता है 300 रुपए पर मंथ, 300 पर मंथ, और मैं कहता हूं मुझे उसके लिए 1000 कॉल से एग्जांपल फ्री मिलती है। मैं 1000 कॉल तक करता हूं तब तक तो ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं मेरा जो यूज है वो 1500 कॉल्स है पर मंथ। तो सर 1000 कॉल्स तक तो आपका बिल फिक्स है 300, बट ऊपर की जो 500 कॉल है उस पे तो जो कॉल रेट होगा उसके अकॉर्डिंगली चार्जेस ऐड किया जाएगा। तो जो मेरा टोटल बिल आएगा टेलीफोन का उसके अंदर कुछ पार्ट फिक्स होगा 300 रुपए वाला और कुछ पार्ट वेरिएबल होगा। अकॉर्डिंगली पूरा जो बिल है वो टोटल अमाउंट क्या कहलाएगी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसकी वजह से इसको टोटल कॉस्ट भी बोला जाता है। जिसकी वजह से सेमी वेरिएबल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट भी बोला जाता है। तो यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कॉस्ट 3 तरीके की हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट, एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो नोन एज टोटल कॉस्ट। 4 कैटेगरी हमने देख ली, 4 क्लासिफिकेशन हमने देख लिए। सर पहला क्लासिफिकेशन था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय नेचर, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस। सेकंड था रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर कॉस्ट यूनिट के बेसिस पे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तीसरा था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। और फोर्थ क्लासिफिकेशन हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर क्वेश्चन है मेरे पास 2 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो जून 2018 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग
बेस्ट डिस्क्राइब्स ए फिक्स्ड कॉस्ट, और इसका आंसर मैं आप लोगों से चाहूंगा, सी में लिखा हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है पर यूनिट, लेकिन अभी अभी मैंने बताया है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पर यूनिट जो है वो फिक्स नहीं रहती, वो फ्लक्चुएट कर जाती है। सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। मैंने बोला ना कि थोड़ा ट्रिकी बनाया गया ये क्वेश्चन। सी जो है दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि सी कहता है फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहता है पर यूनिट, नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट टोटलिटी में कांस्टेंट रहता है, पर यूनिट वो कांस्टेंट नहीं रहता। देखो पढ़ता हूं चारों ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए कहता है इट में चेंज इन टोटल, कहता है ये टोटल में चेंज हो सकता है, हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर सच चेंज इज अनरिलेटेड टू चेंज इन प्रोडक्शन। सर ये जो ए ऑप्शन है ना, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। कैसे? मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहता है, टोटलिटी में फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। अगर इस बिल्डिंग का रेंट है 50,000 रुपए पर मंथ का, तो सर ये तो श्योर है कि प्रोडक्शन में चेंज होगा, प्रोडक्शन में चेंज होगा। अगर प्रोडक्शन में चेंज होगा तो ये कॉस्ट चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये जो चेंज है वो प्रोडक्शन से रिलेट ही नहीं करता, अगर वो प्रोडक्शन से रिलेट ही नहीं करता, तो सर ये तो फिक्स कॉस्ट हो सकती है। डी क्यों नहीं होगा वो मैं बताता हूं। डी जो है वो क्यों नहीं होगा बताता हूं। इट में चेंज इन टोटल, ये कहता है ये टोटल में चेंज हो सकता है। वेयर सच चेंज डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन, नहीं सर, फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आउटपुट लेवल की वजह से, प्रोडक्शन लेवल की वजह से चेंज नहीं होनी चाहिए। तो जो डी है, जो डी है वो भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। बी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी चेंज कर रहा है रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सर फिक्स्ड कॉस्ट वो है तो प्रोडक्शन में चेंज होने की वजह से तो चेंज नहीं होगी। अकॉर्डिंगली बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। फिर मेरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर है कि सर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो फ्लक्चुएट कर जाती है, तो सी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए होगा। कैसे होगा वो मैं बता रहा हूं आपको कि चेंज होगा टोटल। सर ये जो 50,000 है ना, ये 55,000 पर मंथ हो जाएगा। लेकिन ये जो 50,000 से 55,000 रुपए हुआ है ये अनरिलेटेड टू प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, हम सबको थोड़ा बहुत शायद आइडिया हो, आपको हो ना हो मुझे नहीं पता, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को आइडिया होता है कि सर जब हम किसी बिल्डिंग को रेंट पे लेते हैं, एक रेंट एग्रीमेंट होता है, और वो रेंट एग्रीमेंट नॉर्मली 11 मंथ्स का होता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है। दिल्ली में अगर मैं बात करूं 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट होता है, और उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ होता है कि लैंडलॉर्ड 11 महीने से पहले रेंट नहीं बढ़ाएगा। लेकिन जैसे ही 11 महीने कंप्लीट होते हैं वो रुकता भी नहीं है, नॉर्मली 10% का रेंट में इंक्रीज किया जाता है। तो होगा क्या, अगर मैं 50,000 रुपए पर मंथ रेंट पे कर रहा हूं तो 11 महीने के बाद वो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, 10% इंक्रीज करके उसको 55,000 कर देगा। लेकिन क्या ये 50,000 से 55,000 हुआ तो क्या मैंने प्रोडक्शन कम ज्यादा किया इसकी वजह से हुआ? आंसर इज नो सर, वो रेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली हुआ कि 11 महीने के बाद वो चेंज होना था। तो यू कैन से कि सर फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज तो हो सकता है, अगर वो प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करे तो हम उसको फिक्स्ड कॉस्ट ही बोलेंगे, तो हम उसको फिक्स्ड कॉस्ट ही बोलेंगे। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल दिया है मैंने रेंट का और रेंट एग्रीमेंट के साथ अटैच करके। चलो कोई बात नहीं, ये ट्रिकी क्वेश्चन था मैं मानता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दो आप, और ये मैं 100% मानता हूं आप इजीली दे दोगे। डेप्रीशिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या जो डेप्रीशिएशन है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, या फिर नन ऑफ द अबव? देखो हमने अभी अभी देखा था फिक्स्ड कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट की डेफिनेशन, और उसमें मैंने कहा डेप्रीशिएशन, रेंट, सैलरीज वगैरह जो है ये क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। सिंपल यू कैन से द डेप्रीशिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ ए फिक्स्ड कॉस्ट। ए विल बी योर करेक्ट आंसर।
A will be your correct answer. A will be our correct answer. 4 तरीके की क्लासिफिकेशन आज हमने डिस्कस किए हैं और जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बिगेस्ट, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे बड़ा है। आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, सर मैंने हेडिंग पुट करी हुई है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पज, और इसमें अगर आप काउंटिंग करते हो तो यहां पे आप देख सकते हो सर 14 टाइप्स गिवन है। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 5 12 प्लस 2 14 टाइप्स की कॉस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पज। तो हमें क्या बताएगा कि जब मैनेजमेंट को लेने होते हैं डिसीजन तो उनको कौन कौन सी कॉस्ट कंसीडर करनी चाहिए, वो क्या होती है, और कौन कौन सी कॉस्ट कंसीडर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा मैं इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, जिसके बेसिस पे 7 क्लासिफिकेशन किए गए। में से 4 हमने डिस्कस किए हैं। नेचर ऑफ एक्सपेंस के बेसिस पे, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट रिलेशन यूनिट के रिलेशन के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे और बिहेवियर के बेसिस पे। सर फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कॉस्ट 3 तरीके की हो सकती है, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस। ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर आप सारे के सारे डायरेक्ट खर्चों को ऐड कर लो प्राइम कॉस्ट बनेगी, सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चों को ऐड करोगे ओवरहेड्स बनेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो सकती है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल्सो नॉन एज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट हो सकती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हो सकती है, सेलिंग कॉस्ट हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो सकती है। और ये हमने डिटेल में एक एक पॉइंट डिस्कस कर लिया। और लास्ट हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, सर 3 तरीके की कॉस्ट हो सकती है, वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। रीड करके आइए नेक्स्ट क्लास में। और जो बैलेंस है अभी काफी कुछ बचा हुआ है इसमें, तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम नेक्स्ट क्लास में और कवर करने की कोशिश करेंगे। काफी कुछ है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में। एग्जाम के क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा आपको साथ के साथ, किस तरीके से और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।